Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer, and I wish you all a very happy Republic Day. Today, we will discuss newspaper analysis dated 26th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड इजिप्ट फ्लैग टेरर कंसर्न्स से डिफेंस की कोऑपरेशन एरिया। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी ये रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। Visiting Egypt President Abdel Fattah el-Sisi standing by his side तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं इनका ये कहना है कि दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा वरीड हैं टेररिज्म को लेकर, और टेररिज्म एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, और इसके लिए कंसर्टेड एक्शन की ज़रूरत है, तभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। विजिटिंग इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी स्टैंडिंग बाय हिज साइड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said Wednesday that India and Egypt are worried about the spread of terrorism happening around the world and are unanimous that it is the most serious security threat to humanity. Modi said both countries agreed that concerted action is necessary to end cross-border terrorism and will together alert the international community. तो दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर शेयर करते हैं कॉमन पर्सपेक्टिव। जॉइंट कोऑपरेशन विल हेल्प एलिमिनेट वायलेंस बिकॉज द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ सीरियस थ्रेट, सिर्फ इजिप्ट और इंडिया के लिए ही नहीं बट ऑल्सो टू ऑल कंट्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर फडनवीस रीथिंक नॉट नेगेटिव ऑन ओल्ड पेंशन प्लान। तो ओल्ड पेंशन प्लान, इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड कुछ यहाँ पर स्टेट्स हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिवर्ट बैक कर गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है जब अगर ओल्ड पेंशन स्कीम पर ये स्टेट्स वापस जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो लायबिलिटी है, अभी तो नहीं लेकिन 2034 में जो सरकार होगी उसकी ज़रूर लायबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइगर सफारी इन कॉर्बेट रिजर्व। अब इस न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एनटीसीए की पॉलिसी में सीरियस फ्लॉज थे, जिसकी वजह से जो जू टाइगर्स थे उनको सोर्स किया जा रहा है सफारीज के लिए विद इन सच रिजर्व्स, फॉर एग्जांपल कॉर्बेट रिजर्व। तो आपको सिर्फ यहाँ पर एनटीसीए के बारे में पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। बेबीज ट्रीटमेंट कॉस्ट ₹17.57 करोड़। अब कौन सी डिजीज़ है? तो एक रेयर डिजीज़ है जिसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक इंजेक्शन है जिसका नाम है जोल्गेंसमा। ठीक है, इंडिया में DGCI ने अभी इसको अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसको यहाँ पर अप्रूवल दे चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेयर डिजीज़ है और इसका ये इंजेक्शन है जिसकी कॉस्ट है 17.5 करोड़। तो ये यहाँ पर बस ये न्यूज़ में तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एनी पोल रिफॉर्म नीड्स टॉक्स विद पार्टीज स्टेक होल्डर्स। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या रिफॉर्म करना चाहती है ये हम डिस्कस करेंगे। ओवर द ईयर्स इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन पुशिंग फॉर अ रेंज ऑफ पोल रिफॉर्म्स। पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर सके। इलेक्शन कमीशन के पास पावर होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर सके। दूसरा प्रपोजल ये है कि जो NRIs हैं उनको अलाउ किया जाए कि ये पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट कास्ट कर सकें। तीसरा यहाँ पर ये रिफॉर्म करना चाहते हैं कि ये मैंडेटरी होना चाहिए सारी पार्टीज के लिए टू डिक्लेयर ऑल डोनेशंस अबव ₹2,000 ईच इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ ₹20,000। तो पहला रिफॉर्म ये चाहते हैं कि इनके पास पावर होनी चाहिए टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा ये कि जो NRIs हैं इनको पोस्टल बैलेट्स यूज़ करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। एंड तीसरा ये है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए पार्टीज़ के लिए कि जो भी डोनेशंस उनको 2,000 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये उसको यहाँ पर बताएं। तो मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर पार्टीज टू डिक्लेयर ऑल डोनेशंस अबव ₹2,000 ईच। नेक्स्ट है होली बुक नॉर्थ स्टार। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक होली बुक है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक नॉर्थ स्टार की तरह है जो कि हमेशा गाइड करता है। That framework, this constitution, which Prime Minister Narendra Modi called the Holy Book and whose basic structure Chief Justice of India D.Y. Chandrachud more recently described as the North Star that guides, embodies most of all the need and necessity for power to be humble. In a constitutional democracy, it dare not be unbridled or act in arbitrary ways, और इसके लिए separation of powers है।
In the run up to this Republic Day, the Constitution has increasingly looked like the bone of a contention, जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन दिखा रहा है एंड जुडिशरी जो कि इस जिस तरीके की पॉलिटिकल टेरेन है उसमें अपने ग्राउंड को कंट्रोल में रखना चाहती है। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कुछ मेंशन है, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, freedom and the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation with deliberateness and care. The founding fathers and mothers wrote an open-ended document with ample room कि जिस तरीके से रियलिटीज चेंज होंगी उस तरीके से इसको चेंज किया जा सके और इसीलिए अडाप्ट हो सके, इवॉल्व हो सके। वॉट कांट बी टच्ड, वॉट मस्ट बी प्रोटेक्टेड इज दैट विदाउट विच द रिपब्लिक विल फेल। दोज जो कि यहाँ पर पावरलेस हैं, जो कि मिनॉरिटी में है, एंड दोज हु काउंट ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस द मोस्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी। वंस अगेन केयरफुली, तो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको इंडिया ने इनवाइट किया है एससीओ के समिट के लिए। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया इसकी मीटिंग को होस्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर बुलाया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, क्योंकि पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि अपॉर्चुनिटी तो है कि पाकिस्तान के साथ हम रिलेशंस को थॉ करें, लेकिन इंडिया मस्ट नॉट बी द वन टू मिस इट। क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनका भी ये कहना था कि हम इंडिया के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये कंटिजेंट है किस बात के ऊपर, कि अगर हम यहाँ पर कश्मीर को लेकर उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो ये तो इंडिया शायद ना ही करे। A meeting of the Shanghai Cooperation Organization that India will host in May is expected to bring together foreign ministers of the regional grouping, which includes China, Russia, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan. Bilateral ties with Pakistan and China are at a new low. जैसे कि चाइना ने यहाँ पर ट्रांसग्रेशन किया था, अभी रिसेंटली चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में ट्रांसग्रेशन किया था तवांग वाले एरिया में। बट मल्टीलेटरल सेटिंग्स आर ऑफन व्यूड एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंट्रीज़, की कंट्रीज़ को बेसिकली एक तरीका मिलता है कि वो अपने रिलेशंस को कैसे आगे बढ़ा सकें अगर रिलेशंस यहाँ पर स्टॉल हैं। द क्वेश्चन assumes greater significance in light of पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 3 वॉर्स जो उन्होंने इंडिया के साथ लड़ी उनसे उनको उनका लेसन मिल चुका है, उनको सिर्फ यहाँ पर मिजरी मिली, पॉवर्टी मिली, तो अब वो इंडिया के साथ यहाँ पर रिलेशंस को बिल्ड करना चाहते हैं। ये ऑस्कर के नॉमिनेशन के बारे में आर्टिकल है, द अदर फिल्म, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिल्लीज आउटरीच टू कायरो, तो यहाँ पर इंडिया इजिप्ट रिलेशंस की बात की गई है कि हमने इजिप्ट के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे ओरिएंटेशन में थोड़ा चेंज आया है। The visit of Egypt's President Abdel Fattah el-Sisi to Delhi this week is not just about India rebuilding ties with an old friend that had been on the margins of Delhi's diplomacy for too long. Beyond bilateral ties, the renewed engagement with Egypt is also about expanding and consolidating India's new coalition with moderate Sunni states. अब moderate Sunni state के साथ हम coalition क्यों build कर रहे हैं? क्योंकि हम religious extremism को counter करना चाहते हैं। तो violent religious extremism को हम यहाँ पर counter करना चाहते हैं। For example, आप टर्की का example ले सकते हो। तो India's new coalition with moderate Sunni states in the Middle East, including Egypt, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, which are eager to counter violent religious extremism. Delhi's strategic partnership with Cairo also opens the door for a larger Indian role in the region, जो कि partnerships को diversify करना चाहता है। फिर यहाँ पर हिस्ट्री बताई गई है कि 1971 वॉर के बाद क्या हुआ। इजिप्ट डम्प्ड इट्स मिलिट्री टाइज टू द सोवियत यूनियन, और जो इजिप्ट है ये यूएस की तरफ हो गया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इजिप्ट वाज द फर्स्ट अरब स्टेट जिसने कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। टर्की पहला मुस्लिम स्टेट था जिसने कि इजराइल के साथ रिलेशंस को स्टैब्लिश किया था। 1990 के बाद हमने अपनी रीजनल पॉलिसीज़ को रीओरिएंट किया, हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया बाई स्टेपिंग अप एंगेजमेंट विद द गल्फ, और आज हमें गल्फ कंट्रीज़ की अहमियत समझ में आती है। गल्फ कंट्रीज़ में हमारे लोग जाकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रेमिटेंस आता है और वहाँ से हम ऑयल लेते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर द 1990s दैट इंडिया बिगिन टू रीओरिएंट इट्स रीजनल पॉलिसीज़ बाई रिकॉग्नाइजिंग इजराइल बाई स्टेपिंग अप एंगेजमेंट with the Gulf, which was now becoming a major source of energy for India's accelerated economic growth. ईरान एक गेटवे है टू सेंट्रल एशिया, तो पाकिस्तान बेसिकली अपना तो यूज़ करने नहीं देता है, तो ईरान चाहबार पोर्ट जो हम बना रहे हैं, तो ईरान वॉज द ओनली गेटवे टू सेंट्रल एशिया given Pakistan's reluctance to offer India overland access to Afghanistan and inner
एशिया। इट वॉज अ पिटी कि दिल्ली ने पहले इन कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और हमने अपने रिलेशंस को बिल्ड करने की कोशिश नहीं की, जैसे कि यहाँ पर गल्फ की बात बताई गई है। इंडियाज़ न्यू आउटरीच टू इजिप्ट नाउ ब्रिंग्स ग्रेटर बैलेंस टू इंडियाज़ एंगेजमेंट विद द मिडल ईस्ट एज अ होल। फिर यहाँ पर अरब स्प्रिंग बताया गया है। आफ्टर द अरब स्प्रिंग इन 2011, इजिप्ट एंड द गल्फ अरब्स have also come together to confront challenges from the Sunni extremist forces in the region like the Muslim Brotherhood backed by Turkey and Qatar. The Arab Spring has galvanized the moderate Sunni Arab leaders in Egypt, UAE and Saudi Arabia. अगर हम यहाँ पर सऊदी अरेबिया को देखें तो इन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरनल रिफॉर्म हो रहा है। रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया जा रहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है। इंडिया देयरफॉर हैज़ अ बिग स्टेक इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कोलिशन विद मॉडरेट अरब सुन्नी स्टेट्स जो कि पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में भी और साउथ एशिया में भी। द इवोल्यूशन ऑफ द मिडिल ईस्ट टुवर्ड्स पॉलिटिकल मॉडरेशन एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन इज इंडीड ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। दे आर नाउ, यहाँ पर बात की गई है यूएई और सऊदी अरेबिया की। पहले ये भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इस्लामिक सोसाइटीज़ थी, लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरनल सोशल रिफॉर्म हो रहा है। ये यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट कर रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को काउंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ वॉइस नॉट एन एको। तो यहाँ पर बात की गई है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए जैसे कि लॉ मिनिस्टर के द्वारा। तो लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा था कि जो कलेजियम सिस्टम है ये यहाँ पर ओपेक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पर एनजेक को क्वेश्चन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पर पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। फिर रिसेंटली जो लॉ मिनिस्टर है इन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी को सेटअप करने की ज़रूरत है जो कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जजेस करेगा और फिर ये जो जजेस के नाम होंगे ये जाएंगे कलेजियम के पास। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि जो जजेस होते हैं ये इलेक्टेड तो होते नहीं हैं और ये पब्लिक स्क्रूटनी को भी फेस नहीं करते हैं, लेकिन ये हमेशा पब्लिक आई में होते हैं और इनके एक्शंस को और इनके जजमेंट्स को जज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने तो ये कह दिया था कि जो पार्लियामेंट है ये यहाँ पर सुप्रीम है, लेकिन एक्चुअली पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इम्प्लाइंग देयर बाय कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये लेजिस्लेचर के नीचे है। अगर यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है इसका मतलब तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अबव द लेजिस्लेचर। लेट अस मेक नो मिस्टेक, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम है। द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बाइब्ड द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। It does not give the legislature unbridled powers. The legislature's powers have limitations और constitution limitations को prescribe करता है। Lest we forget every institution, even if it is the legislature, तो इसको अपने धर्म को फॉलो करना है और ये धर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर्टिफिकेट वाला आर्टिकल। नेक्स्ट है यूएस एंड जर्मनी अग्री टू सेंड टैंक्स। तो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक टैंक की बात चल रही है जिसका नाम है लेपर्ड टैंक। अब ये जो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं ये जर्मनी नहीं दे रहा था। जर्मनी का बेसिकली ये कहना था कि पहले यूएसए अपने टैंक्स दे तब हम देंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पर रशिया के साथ दुश्मनी क्यों चाहेगा। लेकिन अब यूएसए ने कहा कि हम तो यहाँ पर दे रहे हैं टैंक्स, तो जर्मनी ने भी बोल दिया हम भी दे देंगे। जर्मनी एंड द यूएस सेड वेडनेसडे दे विल सेंड बैटल टैंक्स टू यूक्रेन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय द वेस्ट टू प्रोवाइड डजन्स ऑफ द हैवी वेपन्स टू हेल्प कीव ब्रेक कॉम्बैट स्टेलमेट्स एज रशियाज। तो यूएसए कौन से टैंक दे रहा है 31 M1 अब्राम्स और यहाँ पर जर्मनी कौन से टैंक दे रहा है लेपर्ड 2। फिर यहाँ पर बताया गया है ये जो रशिया है, द फाइटिंग इन ईस्टर्न यूक्रेन हैज स्टूड मोस्टली एट अ स्टेलमेट फॉर मंथ्स। लेकिन जो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं इन्होंने विड्रॉ कर लिया है सोलेडार से, और जिसकी वजह से जो रशियन फोर्सेस हैं ये बाखमुत के बहुत पास आ चुके हैं। तो बस ये सोलेदार बाखमुत ये आपको सारी लोकेशन पता होना चाहिए। क्रिस हिपकिंस सोर्न इन एज पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। तो जेसिंडा आर्डर्न ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया और ये बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा वैसे। चेंजेस इन लिविंग विल गाइडलाइंस। तो हमने क्या डिस्कस किया था 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया था और यहाँ पर लिविंग विल को लेकर गाइडलाइंस दी गई थी। लेकिन जो लिविंग विल का प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा कम्बरसम था, तो इस प्रोसीजर को ही सिंप्लीफाई किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब कौन कौन से कंट्रीज़ में यूथेनेशिया अलाउ है। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, कि कोई इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको जो बीमारी उसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या अगर वो यहाँ पर
इच्छा मृत्यु चाहता है तो क्या उसको अलाउ करना चाहिए? तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। अभी हम सब डिस्कस करेंगे पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, बेल्जियम अलाउ बोथ यूथेनेशिया एंड असिस्टेड सुसाइड फॉर एनीवन जो कि यहाँ पर फेस कर रहा है अनबेरेबल सफरिंग और कोई भी इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है। स्विट्जरलैंड ने यूथेनेशिया को बैन कर रखा है लेकिन असिस्टेड डाइंग को अलाउ किया है। कनाडा ने अनाउंस किया कि यूथेनेशिया एंड असिस्टेड डाइंग वुड बी अलाउड फॉर मेंटली इल पेशेंट्स। यूएस ने यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लॉज हैं, तो कुछ स्टेट्स में यहाँ पर यूथेनेशिया अलाउ है। यूनाइटेड किंगडम यूथेनेशिया को इलीगल कंसिडर करता है और यूनाइटेड किंगडम का ये कहना है कि अगर हम यूथेनेशिया अलाउ कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट होगा टू मैन स्लॉटर। यूथेनेशिया रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एन इंडिविजुअल जो कि जानबूझकर अपनी लाइफ को एंड करना चाहता है। क्यों? हो सकता है वो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसका कोई इलाज ना हो और उसको यहाँ पर इनटॉलरेबल पेन और सफरिंग को बेयर करना पड़ रहा है। यूथेनेशिया विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय फिजिशियन, ये एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है? जब किसी एक्सटर्नल फोर्स से उस पेशेंट को मारा जाए, जैसे कि कोई उसको लीथल इंजेक्शन दिया जाए, तो डेलिबरेटली कुछ करके उस पेशेंट की डेथ हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया मतलब आपने कुछ नहीं किया, उसको आप वेंटिलेटर पर रख सकते थे, उसको आप फीडिंग ट्यूब लगा सकते थे जिसकी वजह से वो पेशेंट हो सकता है कि नहीं मरता, लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होगी। तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं करना, डेलिबरेटली कुछ नहीं करना तो पैसिव यूथेनेशिया, डेलिबरेटली कुछ करना तो ये एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया रेफर्स टू विथड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट और ट्रीटमेंट जो कि एसेंशियल है उस पेशेंट को जिंदा रखने के लिए। पैसिव यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लीगल कर दिया था। इसको लेकर अभी तक कोई भी लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है लेकिन अभी तक कोई लॉ नहीं है। कंटिजेंट अपॉन द पर्सन हैविंग अ लिविंग विल और अ रिटन डॉक्यूमेंट जो कि स्पेसिफाई करेगा, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई करेगा कि जो पर्सन है अगर वो फ्यूचर में अपने मेडिकल डिसीजन ना ले सके तो क्या करना चाहिए। इन केस अ पर्सन डज नॉट हैव अ लिविंग विल, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं ये हाई कोर्ट के सामने प्ली कर सकते हैं पैसिव यूथेनेशिया को लेकर परमिशन लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्या रूलिंग दी थी? द सुप्रीम कोर्ट अलाउड पैसिव यूथेनेशिया व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द लिविंग विल्स ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स जो कि यहाँ पर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुके हैं। अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की गई थी, वुड बी इन्फोर्स जब तक पार्लियामेंट यहाँ पर कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करती है, और पार्लियामेंट ने अब तक कोई भी लेजिस्लेशन पास किया ही नहीं। तो बेसिकली अभी हमारे पास यूथेनेशिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस ही हैं। द गाइडलाइंस पर्टेन्ड टू क्वेश्चंस सच एज कि कौन यहाँ पर लिविंग विल को एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस बाय विच अप्रूवल कुड बी ग्रांटेड बाय द मेडिकल बोर्ड, तो ये गाइडलाइंस में सब कुछ बताया गया था। 1994 में एक केस था जिसने कि चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी। तो ये जो सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी ये क्या कहता है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए 1 साल जेल में डाला जा सकता है, विच मैंडेट्स अप टू 1 ईयर इन प्रिजन फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को यहाँ पर क्रूअल और इरेशनल कहा था और ये कहा था कि इसको जो स्टैट्यूट बुक है इससे इसको रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पीनल लॉज को ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। एन एक्ट ऑफ सुसाइड कांट बी सेड टू बी अगेंस्ट रिलीजन, मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी, और इसको यहाँ पर रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पर जजमेंट था इसको ओवरटर्न किया जाता है। However, 2 years later, a 5-judge bench of the court overturned the decision in P. Ratinam, और ये कहा जाता है कि right to life में right to die include नहीं होता है, that the right to life under Article 21 did not include the right to die, and only legislation could permit euthanasia. In 2011, Supreme Court allowed passive euthanasia क्योंकि यहाँ पर एक केस था जो कि एक नर्स थी अरुणा, उनको यहाँ पर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था 1973 में, और तब से वो यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में थी। 2011 की बात चल रही है और 1973 से वो यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में थी। इस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथेनेशिया अलाउ करता है। Earlier in 2006, Law Commission of India in its 196th report titled Medical Treatment to Terminally Ill Patients had said that a doctor who obeys the instructions of a competent patient, जैसे कि मेडिकल एथिक्स नाम की चीज़ होती है, तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पेशेंट को बचाना, ना कि उसको मार देना। तो अगर वो किसी पेशेंट को लीथल इंजेक्शन देकर मार रहा है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेडिकल एथिक्स वॉयलेट हो गए। लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था अ डॉक्टर हु ओबेज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कॉम्पिटेंट पेशेंट टू विदहोल्ड और विदड्रॉ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को ब्रीच किया है, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। इट हैड ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट पेशेंट्स डिसीजंस टू नॉट रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको यहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगेन इन 2008 द लॉ कमीशन 240
first report on passive euthanasia, a relook proposed legislation on passive euthanasia, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई legislation नहीं आ पाया है. What changes after the Supreme Court's order this week? अब क्या change हुआ है? तो पहले क्या procedure था? The petition was filed by a non-profit association. उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आपने passive euthanasia को legal तो कर दिया है, लेकिन जो procedure है बहुत ज़्यादा कम्बरसम है. As per 2018 guidelines, जो लिविंग विल है, लिविंग विल वॉज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय एन एग्जीक्यूटर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेसेस. उसके बाद काउंटर साइन किया जाएगा बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो क्या करेगा, वो एक यहाँ पर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसमें 3 एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस है ना, इसको 5 साल का कर दिया गया है. हु वुड डिसाइड कि यहाँ पर लिविंग विल को एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है. अगर मेडिकल बोर्ड यहाँ पर परमिशन ग्रांट कर देगा तो इसको फॉरवर्ड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर दूसरा बोर्ड बनाएगा. लेकिन अब ये जो दोनों बोर्ड्स हैं ना, ये हॉस्पिटल ही बनाएगा. द कलेक्टर वॉज टू देन फॉर्म अनदर मेडिकल बोर्ड ऑफ 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स. तो ये जो दोनों बोर्ड की हमने बात की, अब ये दोनों ही बोर्ड हॉस्पिटल ही बनाएगा. Instead of the hospital and collector forming the 2 medical boards, both boards will now be formed by the hospital. और यहाँ पर जो requirement थी, the requirement for the magistrate's approval, इसको यहाँ पर replace कर दिया गया है कि सिर्फ यहाँ पर magistrate को intimate कर दिया जाएगा, approval की कोई ज़रूरत नहीं है. Why India's Bhar OS faces टफ रोड अहेड. तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात की गई. भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये. एन IIT Madras incubated startup has developed a mobile phone operating system called Bhar OS, being pitched as India's answer to Google's Android and Apple's iOS. तो जैसे यहाँ पर Android एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया कि ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. अब क्यों नहीं है? तो ये सिर्फ एंड्रॉयड का एक फोर्क वर्जन है कि बेसिकली यहाँ पर जो सोर्स कोड है, क्योंकि अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है. जब से इसको डेब्यू किया गया तब से ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है. तो इसके कोड में यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया. इन फोर्किंग अ डेवलपर कैन कॉपी द सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम, और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा सकता है और ये भी नहीं होगा कि यहाँ पर कॉपीराइट लॉस वॉयलेट हुए हैं. तो इसमें ये कहा गया है कि ये बेसिकली एक सिर्फ फोर्क वर्जन है एंड्रॉयड का. So while an Indian tech company can fork Android and develop a non-Google OS, it will likely have more bugs and be more susceptible to hacking since a forked version of Android won't ship with Google Play product. तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर Android का एक ऑल्टरनेटिव है. ये अभी Android का ऑल्टरनेटिव नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पर Why does India celebrate Republic Day on January 26th? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन नवंबर 26, 1949, लेकिन इसको ऑफिशियली प्रोमलगेट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज रिपब्लिक डे. अब इस दिन को ही क्यों चूज किया गया है? द रीजन फॉर चूजिंग जनवरी 26 लाइज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. जनवरी 26, 1930 को द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वॉज प्रोमलगेटेड, बिगनिंग द फाइनल फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था इसी दिन, इसीलिए इस दिन को ही यहाँ पर चूज किया गया. 1927 में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ यहाँ पर अपॉइंट करते हैं साइमन कमीशन, जो कि पूरी यूरोपियन टीम होती है. इसमें आपको सिर्फ यूरोपियन मेंबर्स मिलेंगे और इनको यहाँ पर काम दिया गया था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लेकर आपको यहाँ पर डेलिब्रेशन करना है. लेकिन साइमन कमीशन को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें इंडिया का कोई पर्सन था ही नहीं. बेसिकली यहाँ पर जिनके लिए आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करो उनका रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं. इन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर एक अपनी खुद की कमीशन बनाती है अंडर मोतीलाल नेहरू. लेकिन इस रिपोर्ट में यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी. तो यहाँ पर रिपोर्ट में जो डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी, इसको बहुत सारे लीडर्स ने रिजेक्ट किया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, Subhash Chandra Bose. The subsequent Nehru report demanded that India be granted dominant status within the empire. इसका मतलब ये है कि हमारी एलिजेंस अभी भी ब्रिटिश क्राउन को लेकर ही रहेगी. हमें ज़्यादा ग्रेटर से दी जाएगी, लेकिन जो हमारी एलिजेंस है ये ब्रिटिश क्राउन को लेकर ही रहेगी. अब इंडिया डोमिनेंट स्टेटस वैसे भी नहीं चाहता था. क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या कर रहे थे, ये यहाँ पर कॉलोनाइजेशन करके रखा था इन्होंने अफ्रीका को, तो हम इसका पार्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे. नोटेबली विद इन द कांग्रेस द नेहरू रिपोर्ट डिड नॉट एंजॉय यूनिवर्सल सपोर्ट. यंग लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया वॉन्टेड इंडिया टू ब्रेक ऑल टाइज विद द ब्रिटिश एम्पायर, और हमें यहाँ पर पूर्ण स्वराज चाहिए था, हमें यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था. फर्दर मोर इट वुड मेक, तो अगर हम यहाँ पर एलिजेंस ओ करते टू द ब्रिटिश, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, हम उसकी एक पार्टी होते, जो कि हम नहीं बनना चाहते थे. लेकिन जो गांधी जी थे ये कुछ टाइम तक प्रो डोमिनियन थे, लंबे समय तक ये यहाँ पर प्रो डोमिनियन थे कि हमें यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस ही मिल जाए. सीइंग इट एज अ वेलकम स्टेप इन इंडियाज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल,
लेकिन जब वाइसरॉय इरविन के साथ उनका पैक्ट साइन होता है, लेकिन यहाँ पर जो इरविन होते हैं, जो भी इन्होंने प्रोनाउंसमेंट किया था कि हम आपको जल्द ही डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर देंगे, जब इन्होंने नहीं किया तो गांधी जी ने कहा अब तो हमें चाहिए पूरा स्वराज. विद द ब्रिटिश अनेबल टू फॉलो थ्रू on even the most reasonable reforms, the Indian public and the Congress would grow increasingly radical, और जिसकी वजह से यहाँ पर लाहौर में सेशन होता है जहाँ पर पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है. ऑन December 19 द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन लाहौर, लिटरली मीनिंग टोटल सेल्फ रूल और सॉवरेनिटी, एंड यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट डज ग्रीन बॉन्ड्स मीन फॉर इन्वेस्टर्स एंड प्लैनेट. तो ग्रीन बॉन्ड्स का क्या मतलब है? ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स जो कि यहाँ पर कोई सॉवरेन एंटिटी के द्वारा हो सकता है, कंपनी के द्वारा हो सकता है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स के द्वारा हो सकता है. एम क्या है? एम ये है कि इसकी जो प्रोसीड्स हैं इसको यूज़ किया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है. ठीक है, तो ग्रीन से मतलब समझ आ रहा है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी प्रोसीड्स को यूज़ किया जाएगा. Over the last few years, green bonds have emerged as an important financial instrument to deal with the threats of climate change. तो climate change से डील करने के लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए, तो फाइनेंसिंग का एक तरीका ये हो सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट ये हो सकता है. According to the International Finance Corporation, the World Bank Group's institution climate change threatens communities and economies, और ये रिस्क पोज करते हैं for agriculture, food and water supplies. अब ये जो प्रोसीड्स होंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के, ये कहाँ पर जाएंगे? तो बेसिकली ये उन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स. तो ये इन प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाएंगे. इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हमें क्या करना है? हमें अपनी एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को रिड्यूस करना है 45% तक फ्रॉम 2005 लेवल. और उसके अलावा यहाँ पर हमारा एक और टारगेट है कि 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाई 2030. तो ये हमारा टारगेट है. इन अगस्त लास्ट ईयर द गवर्नमेंट सेड इट स्टैंड्स कमिटेड टू रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाई 45% बाई 2030 from 2005 level and achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030. और बजट में यहाँ पर अनाउंस किया गया तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में. तो यहाँ पर पहली बार व्हाट डज ग्रीन बॉन्ड मीन फॉर इन्वेस्टर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने ऑक्शन किया है पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ ₹8,000 करोड़. यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है ग्रीन प्रीमियम. इसका क्या मीनिंग होता है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जेट फ्यूल यूज़ किया जा रहा है तो इसकी कॉस्ट है $2 पर गैलन, लेकिन अगर यहाँ पर बायोफ्यूल यूज़ किया जा रहा है तो इसकी कॉस्ट है $5 पर गैलन. तो यहाँ पर ये जो $3 का डिफरेंस है ना, ये है यहाँ पर ग्रीन प्रीमियम. कि अगर आप यहाँ पर उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हैं तो ये आपको ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं. तो ग्रीन प्रीमियम और ग्रीनियम रेफर्स टू द नेगेटिव डिफरेंस इन स्प्रेड्स बिटवीन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन बॉन्ड्स. फिर हम चलते हैं आगे. यहाँ पर F&O की बात की गई है. F&O क्या है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. अब रिपोर्ट में ये बताया गया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अभी भी लोगों की कप ऑफ टी नहीं है और इंडिविजुअल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ये क्या है? ये है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वेयर ट्रेडर्स बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. ठीक है, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर ट्रेडर बाय करते हैं शेयर्स को किसी प्री डिटरमाइंड प्राइस पर. नेक्स्ट, 5 to 7 नेशंस लाइकली टू अडॉप्ट इंडिया स्टैक. अब ये इंडिया स्टैक क्या है? तो बेसिकली जो हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जैसे कि यूपीआई, डिजी लॉकर, आधार, तो इसको ही इंडिया स्टैक रेफर किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट करें. द सेंटर एक्सपेक्ट्स 5 to 7 कंट्रीज टू साइन अप फॉर अडॉप्टिंग इंडिया डेवलप्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, डिजी लॉकर, आधार, जिसको कि यहाँ पर इंडिया स्टैक कहा जा रहा है. T+1 ट्रेडिंग. T+1 का मतलब ये है कि एक दिन में सेटलमेंट हो जाना चाहिए, कि जब से आपने यहाँ पर शेयर्स खरीदे बेचे पूरा एक दिन में सेटलमेंट हो जाना चाहिए. वेंसडे को यहाँ पर आपने खरीदा तो थर्सडे तक आपको यहाँ पर शेयर्स मिल जाने चाहिए, जो पैसा है दूसरे के पास पहुँच जाना चाहिए. तो पहले T+2 हुआ करता था, बाद में T+1 हो चुका है. T+1 settlement cycle means that trade-related settlements must be done within a day or 24 hours of a transaction's completion. For example, T+2 का मतलब ये है अगर आपने वेंसडे को शेयर्स खरीदे तो ये कस्टमर के डीमैट अकाउंट में 2 दिन में पहुंच जाएंगे और जो भी आपको मनी है वो मिल जाएगा 2 दिन में. तो 2 दिन से अब 1 दिन कर दिया गया है, वैसे पहले ही 1 दिन कर दिया गया था. अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसीलिए न्यूज़ में है. तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो. आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी.
सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको सारे न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, सबका आपको हाईलाइटेड पार्ट मिलेगा। तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपकी मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी and then you have to send your name, email id, telegram id, proof of payment to the mentioned email id. Wait for some time to get added to the premium group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में एक दो पॉइंट डिस्कस किए। देन हमने कॉर्पोरेट रिजर्व के बारे में डिस्कस किया। एनटीसीए अगर आप पीडीएफ बाय करोगे इसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप खुद से देख लेना एनटीसीए। फिर यहाँ पर हमने एक डिजीज डिस्कस की जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और जिसके लिए एक इंजेक्शन है जिसका नाम है जोल्गेंस्मा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन क्या रिफॉर्म्स चाहता है। तो पहला रिफॉर्म ये है कि इसके पास पावर होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने की। दूसरी बात, जो एनआरआईज हैं उनको यहाँ पर पोस्टल बैलेट्स यूज़ करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि जो भी डोनेशंस उनको 2000 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं ये उसको यहाँ पर डिक्लेयर करें। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर पाकिस्तान के साथ हमें अपने रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, एससीओ में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है। देन हमने इंडिया इजिप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इजिप्ट के साथ हम रिलेशंस को क्यों बिल्ड कर रहे हैं। The visit of Egypt's president to Delhi this week is not just about India rebuilding ties with an old friend. Beyond bilateral ties, the renewed engagement with Egypt is also about expanding and consolidating India's new coalition with moderate Sunni states, which are eager to counter violent religious extremism। जैसे कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, ये भी यहाँ पर इंटरनल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। देन ऑथर ने नेक्स्ट आर्टिकल में ये बात की है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी यहाँ पर किसी के डोमेन में एंटर करने की कोशिश ना करे, फिर यहाँ पर वो जुडिशरी हो या तो एग्जीक्यूटिव हो। नेक्स्ट यूएस एंड जर्मनी। तो यहाँ पर यूएस कौन से टैंक्स दे रहा है, इसका नाम है 31M1 अब्राम्स, और जो जर्मनी दे रहा है इसका नाम है लेपर्ड 2। देन हमने यहाँ पर बाखमुत के बारे में डिस्कस किया एंड सोलेदार। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकस। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है यूथेनेशिया के बारे में, पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया में क्या डिफरेंस होता है। इंडिया रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करता है, ये हमने डिस्कस किया। भार ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने बनाया है। फिर हमने यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया, ग्रीन प्रीमियम के बारे में डिस्कस किया एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये क्या है ये हमने डिस्कस किया। T+1 सेटलमेंट के बारे में डिस्कस किया एंड इंडिया स्टैक के बारे में डिस्कस किया। तो इंडिया स्टैक क्या है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है जैसे कि जो हमने खुद डेवलप किए हैं जैसे कि यूपीआई, डिजी लॉकर, आधार, तो ये है यहाँ पर इंडिया स्टैक। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।